आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसने शायद हमारी आज की दुनिया को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, शायद किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो हमारा मकसद है इस सफर के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझना। कैसे एक कॉलेज डॉर्म रूम का आइडिया 3.8 ट्रिलियन की ग्लोबल ताकत बन गया। कमाल की बात है। हाँ, हम देखेंगे इसके पीछे की सोच, वो मुश्किल दौर जब कंपनी थोड़ी लड़खड़ाई, फिर कैसे शानदार वापसी हुई, और आज खास तौर पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इसकी क्या भूमिका है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये लगातार बदलते रहने की, गलतियों से सीखने की और भविष्य पर दांव लगाने की कहानी है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम शुरू से कहानी शुरू होती है बिल गेट्स से। 1955 में सिएटल में जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ने लिखने वाले थे और स्कूल के दिनों में ही कंप्यूटर से लगाव हो गया। लेक साइड स्कूल में? हाँ, लेक साइड स्कूल में। और वही उनकी मुलाकात हुई पॉल एलन से। वो उनसे 2 साल सीनियर थे, पर कंप्यूटर का जुनून वो एक जैसा था दोनों में। और ये सोचना भी दिलचस्प है, 1960s की बात है ये। उस वक्त स्कूल में कंप्यूटर टर्मिनल मिलना ही कितनी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। उन्होंने तो स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में कमियां ढूंढ निकाली थी और उसके बदले में फ्री कंप्यूटर टाइम ले लिया। हाँ। तो ये सिर्फ शौक नहीं था, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम को समझने की एक शुरुआत थी। अच्छा। और उनकी वो पहली कोशिश ट्रैफो डाटा, हाँ, ट्रैफो डाटा, जो ट्रैफिक काउंटिंग टेप्स को पढ़ता था, वो बिजनेस के लिहाज से बहुत सफल नहीं हुआ। पर उसने उन्हें असल दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का पहला, क्या कहते हैं, स्वाद चखा दिया। एक तजुर्बा मिल गया। जी। फिर आया 1975 का वो मशहूर किस्सा, अल्टेयर 8800, पहला पर्सनल कंप्यूटर किट। हाँ। गेट्स और एलन ने फौरन समझ लिया कि भाई हार्डवेयर तो आ गया, पर इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। बिल्कुल, खाली डब्बा था वो तो। खाली डब्बा। तो उन्होंने अल्टेयर बनाने वाली कंपनी MITS उनको फोन किया और दावा कर दिया कि उनके पास इसके लिए बेसिक इंटरप्रेटर तैयार है। मजे की बात यह है कि उस वक्त एक लाइन कोड भी नहीं लिखी थी। कुछ भी नहीं। ये दुस्साहस तो था, पर इसके पीछे एक गहरी समझ थी कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सही। उन्होंने दिन रात एक करके हार्वर्ड की कंप्यूटर लैब में वो सॉफ्टवेयर तैयार किया। और पॉल एलन जब डेमो के लिए एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको गए, तो उन्हें भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर प्लेन लैंड करने से बस ठीक पहले पूरा हुआ। अरे वाह। डेमो कामयाब रहा और इसी नींव पर 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई। एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में। जी। और नाम भी देखिए, माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से मिलाकर बनाया माइक्रोसॉफ्ट। और फिर बिल गेट्स ने एक बड़ा कदम उठाया, हार्वर्ड छोड़ दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था उस वक्त। उनका तर्क था कि ये सॉफ्टवेयर क्रांति अभी शुरू हो रही है, अगर वो चूक गए तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और यहीं पर हमें शुरुआती माइक्रोसॉफ्ट और शुरुआती एप्पल में फर्क दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट का फोकस सॉफ्टवेयर पर और एप्पल का स्टीव जॉब्स और वॉजनिएक का हार्डवेयर पर ज्यादा था। 2 अलग फिलॉसफी थी। और यही कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। 1979 में स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को एप्पल बुलाया। हाँ, उन्हें अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट लीसा दिखाया। लीसा, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI और माउस का इस्तेमाल होता था। ये उस वक्त के लिए एकदम नई चीज थी। बहुत नई। जॉब्स चाहते थे कि माइक्रोसॉफ्ट उनके नए मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, वर्ड, एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट ने मैकिंटॉश के लिए सॉफ्टवेयर बनाया भी, लेकिन गेट्स की नजर कहीं और थी। हाँ, उन्होंने लिसा और जेरोक्स पार्क से प्रेरणा ली। जेरोक्स पार्क, जहाँ GUI असल में बना था। बिल्कुल। तो वहां से प्रेरणा लेकर उन्होंने चुपके से अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, विंडोज। सीक्रेटली। जी। जब जॉब्स को इसका पता चला तो वो जाहिर है बहुत नाराज हुए। हाँ, वो किस्सा भी मशहूर है। गेट्स ने कहा था कि हम दोनों के एक अमीर पड़ोसी यानी जेरोक्स के घर चोरी हुई, बस तुम मुझसे पहले पहुंच गए। स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। नैतिक सवाल अपनी जगह हैं, पर बिजनेस के लिहाज से बहुत बड़ा कदम था। हाँ, क्योंकि एप्पल का मॉडल बंद था। उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ उनके महंगे हार्डवेयर पर चलता था। बिल्कुल। और माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी खुली थी। विंडोज को किसी भी कंपनी के PC पर चलने के लिए डिजाइन किया गया। IBM, कॉम्पैक्ट, डेल, HP, कोई भी। और यही खुलापन माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े विस्तार का आधार बना। हाँ, हालांकि इसी खुलेपन की वजह से बाद में क्वालिटी कंट्रोल और सिक्योरिटी की चुनौतियां भी आईं, जो एप्पल के बंद इकोसिस्टम में थोड़ी कम थीं। अच्छा,
तो 1985 में आया विंडोज 1.0। धीमा था, कमियां थी, लेकिन दरवाजा खुल गया। फिर विंडोज 2.0, 3.0 आए और असली धमाका हुआ 1995 में, विंडोज 95। ओहो, वो तो मतलब एक कल्चरल इवेंट था। हाँ, रोलिंग स्टोन्स का गाना, स्टार्ट मी अप। हाँ, टीवी विज्ञापन, आधी रात को दुकानों के बाहर लाइनें लगी थी खरीदने के लिए। पहले 5 हफ्तों में ही 70 लाख कॉपी बिक गई। और 1998 तक दुनिया के 90% पर्सनल कंप्यूटर विंडोज पर चल रहे थे। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहते हैं, गोल्डन एरा था। 1986 में आईपीओ आया और गेट्स 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। कंपनी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं रुकी। MS DOS, फिर ऑफिस स्वीट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक एक्सचेंज, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। हाँ, और गेट्स का मैनेजमेंट स्टाइल भी काफी चर्चित था, बेहद आक्रामक, कॉम्पिटिटिव। फंक्शनैलिटी पर जोर ज्यादा, सुंदरता पर कम। बिल्कुल। 1999 तक कंपनी की वैल्यू $600 बिलियन पार कर गई थी। वो सॉफ्टवेयर की दुनिया के मतलब किंग थे, निर्विवाद राजा। लेकिन जब आप इतने ताकतवर हो जाते हैं तो दुनिया की नजर आप पर पड़ती है, शक की नजर भी। हाँ, और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जब ये विशालकाय कंपनी लड़खड़ाने लगी। 1990s के आखिर तक माइक्रोसॉफ्ट की ताकत और बाजार पर उसका जो दबदबा था, उसने अमेरिकी सरकार का ध्यान खींचा। 1998 में अमेरिकी न्याय विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट पर एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर कर दिया। आरोप बहुत गंभीर थे। अपनी विंडोज मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करके दूसरे बाजारों में, खासतौर पर वेब ब्राउजर मार्केट में कंपटीशन को खत्म करना। नेटस्केप नेविगेटर। हाँ, नेटस्केप। कंप्यूटर बनाने वालों पर दबाव डालना कि वो सिर्फ विंडोज और इंटरनेट एक्सप्लोरर ही प्री इंस्टॉल करें। ये AT&T के टूटने के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एंटी ट्रस्ट केस था। इसका नतीजा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं, पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम था। बिल्कुल। और मुकदमे के दौरान बिल गेट्स का वो वीडियो बयान, वो एक बड़ी गलती साबित हुआ। हाँ, उसमें वो सवालों के जवाब डालते हुए थोड़े चिढ़े हुए से नजर आए। वो जो एक इंजीनियस इनोवेटर की इमेज थी, वो एक अड़ियल, लालची मोनोपोलिस्ट की बनती दिखी। जनता में प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। शुरुआती फैसला तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बुरा था। जज थॉमस पेनफील्ड जैक्सन ने कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ने का आदेश दे दिया। सोचिए जरा, रातों रात आपका पूरा साम्राज्य बिखरने का खतरा। माइक्रोसॉफ्ट ने जोरदार अपील की। आखिरकार 2001 में एक समझौता हुआ। कंपनी टूटेगी नहीं, लेकिन उसे अपने बिजनेस करने के तरीकों पर कई तरह की पाबंदियां माननी होंगी, ताकि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। जी, वो बच तो गए, लेकिन उनकी इमेज को बहुत नुकसान हुआ। और इस मुकदमे ने कहीं ना कहीं उनकी वो जो आक्रामकता की, उसको भी थोड़ा कम किया। और इसी उथल पुथल के बीच जनवरी 2000 में बिल गेट्स ने CEO का पद छोड़ दिया। हाँ, और स्टीव बाल्मर नए CEO बने। बाल्मर गेट्स के पुराने साथी थे हार्वर्ड से, और बहुत जोशीले लीडर माने जाते थे। बिल्कुल। उनका फोकस एंटरप्राइज मार्केट और सेल्स पर ज्यादा था। उनके दौर में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियां भी हुई। कई लोग 2000 के दशक को माइक्रोसॉफ्ट के लिए खोया हुआ दशक मानते हैं। हाँ, खासकर इनोवेशन के मामले में। सबसे बड़ी चूक तो मोबाइल क्रांति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना था। जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, बाल्मर ने उसका मजाक उड़ाया था। कहा था कि ये चल ही नहीं सकता। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट का अपना विंडोज मोबाइल पिछड़ गया। बाद में विंडोज फोन के साथ कोशिश की। नोकिया का वो $7 बिलियन का अधिग्रहण किया, जो पूरी तरह फेल रहा, विनाशकारी साबित हुआ। वो एप्पल और गूगल के एंड्रॉइड से मीलों पीछे रह गए मोबाइल में। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, सर्च में गूगल को टक्कर देने के लिए बिंग लाए, वो भी कभी सीरियस चैलेंज नहीं बन पाया। डिजिटल म्यूजिक में आईपॉड और iTunes से पिछड़ गए। और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च भी बुरी तरह पिटे, जैसे विंडोज विस्टा। हाँ, विस्टा 2007 तो यूजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। धीमा था, दिक्कतें थीं। फिर विंडोज 8 2012, उसका वो टच वाला इंटरफेस, स्टार्ट मेन्यू गायब कर दिया। डेस्कटॉप यूजर्स तो भड़क गए थे। बिल्कुल। तो एक अजीब सी स्थिति थी। कंपनी बहुत बड़ी थी, पैसा कमा रही थी, लेकिन कूल नहीं थी, इनोवेटिव नहीं मानी जाती थी। एप्पल डिजाइन में आगे था, गूगल सर्च और फ्यूचर टेक में, Amazon क्लाउड AWS में लीडर बन गया था, फेसबुक सोशल मीडिया में। माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिख रहा था। अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ। शेयर की कीमत भी लगभग 10 साल तक एक ही जगह अटकी रही। और फिर 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। स्टीव बाल्मर गए और सत्या नडेला CEO बने। हाँ, नडेला कंपनी के अंदर से ही थे। 20 ईयर से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे, ज्यादातर एंटरप्राइज और क्लाउड डिवीजन में। बाल्मर के एकदम उलट, शांत, सुलझे हुए इंजीनियर लीडर।
कई लोगों को हैरानी हुई थी कि उन्हें चुना गया। नडेला का पहला और शायद सबसे जरूरी काम था माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर को बदलना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आते ही ग्रोथ माइंडसेट पे जोर दिया। कहा, सब कुछ जानने वाला मत बनो, सब कुछ सीखने वाला बनो। उन्होंने कंपनी के अंदर जो डिविजन्स आपस में लड़ते रहते थे उसे खत्म किया। सहयोग, सहानुभूति, विनम्रता, इन चीजों को बढ़ावा दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने इसे परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बनाया। बिल्कुल, यही कल्चरल बदलाव माइक्रोसॉफ्ट की वापसी की असली नींव बना। रणनीति के लेवल पर नडेला का विजन एकदम साफ था, मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट। मोबाइल में तो वो पिछड़ चुके थे, लेकिन क्लाउड में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर उस वक्त अमेज़न के AWS से काफी पीछे था। बहुत पीछे। नडेला ने इसमें अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, इसे कंपनी की टॉप प्रायोरिटी बनाया, और आज नतीजा देखिए। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू और प्रॉफिट का सबसे बड़ा इंजन है। AWS को कड़ी टक्कर दे रहा है। सोच में एक और बड़ा बदलाव था, ओपननेस को अपनाना। हाँ, जो पुराने माइक्रोसॉफ्ट के लिए सोचना भी मुश्किल था। नडेला के लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने लिनक्स को गले लगाया, जिसे बाल्मर ने कैंसर कहा था। हाँ, एंड्रॉयड और iOS के लिए बेहतरीन ऐप्स बनाए, ऑफिस को हर प्लेटफॉर्म पे लाए, ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। और फिर 2018 में गिटहब का अधिग्रहण $7.5 बिलियन में। वो इसी सोच का प्रतीक था। गिटहब ओपन सोर्स डेवलपर्स का घर है। इससे उन्होंने डेवलपर्स का भरोसा वापस जीता, जो उनसे काफी दूर हो गए थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े प्रोडक्ट ऑफिस को भी पूरी तरह बदल दिया। हाँ, वो एक बार खरीदो हमेशा इस्तेमाल करो वाला मॉडल खत्म करके ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन मॉडल लाए। इससे कंपनी को रेगुलर रेवेन्यू मिलने लगा और यूजर्स को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। गेमिंग में भी स्ट्रैटेजी बदली। सिर्फ कंसोल बेचने के बजाय एक्सबॉक्स, गेम पास जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विस पर फोकस किया, जिसे गेमिंग का नेटफ्लिक्स कहा जाता है। जी। और फिर पैंडेमिक के दौरान उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उसका यूज तो एकदम आसमान छू गया। हाँ, वो बहुत तेजी से बढ़ा। नडेला ने बड़े और स्ट्रेटेजिक अधिग्रहण भी किए। लिंक्डइन 2016 26.2 बिलियन, प्रोफेशनल नेटवर्क और डेटा मिला उससे। गिटहब 2018 7.5 बिलियन से डेवलपर्स तक पहुंच। और सबसे बड़ा हाल ही में एक्टिविजन ब्लिजार्ड 2023 $69 बिलियन। हाँ, बहुत रेगुलेटरी लड़ाई के बाद। जी, इससे वो गेमिंग की दुनिया में एक सुपर पावर बन गए हैं। हर अधिग्रहण के पीछे एक लंबी सोच दिखती है, सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाना नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करना। और नतीजों को देखिए, नडेला के आने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $300 बिलियन से बढ़कर 3.8 ट्रिलियन के पार चला गया है। अविश्वसनीय। शेयर की कीमत 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। कंपनी फिर से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा सम्मानित भी। हाँ, और नडेला ने अपनी व्यक्तिगत कहानी, खासकर अपने दिव्यांग बेटे जेन के बारे में बात करके कंपनी में एक मानवीय पक्ष, एक सहानुभूति को भी उभारा है। बिल्कुल। और अब आते हैं AI पर, जो माइक्रोसॉफ्ट की इस नई उड़ान का सबसे ताजा और शायद सबसे रोमांचक अध्याय है। हाँ, ये दिलचस्प है कि माइक्रोसॉफ्ट ने AI की रेस में ये बढ़त कैसे बनाई। उन्होंने 2019 में ही OpenAI नाम की एक छोटी सी रिसर्च लैब में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया था, जब ChatGPT का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। बिल्कुल। बाद में ये इन्वेस्टमेंट बढ़कर $10 बिलियन से ज्यादा हो गया। इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट को OpenAI के जो सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स हैं, जैसे GPT-4, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि OpenAI जैसे बड़े मॉडल को ट्रेन करने के लिए जिस स्केल की कंप्यूटिंग पावर चाहिए, हजारों स्पेशल GPU एक साथ काम करें। हाँ, वो सिर्फ अजोर जैसे हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म ही दे सकते थे। ये सिर्फ पैसा देना नहीं था, ये एक बहुत जरूरी और महंगी क्षमता देना था। बिल्कुल। OpenAI के लिए अकेले ये जुटाना बहुत मुश्किल होता, तो ये एक क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिश्ता था, एक दूसरे पर निर्भर। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति AI को एक अलग प्रोडक्ट की तरह बेचने की नहीं रही। नहीं, बल्कि उसे अपने मौजूदा टूल्स जो करोड़ों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें इंटीग्रेट करने की रही है। उन्होंने इसे को-पायलट नाम दिया। हाँ, वर्ड में को-पायलट डॉक्यूमेंट लिख सकता है, समरी बना सकता है। एक्सेल में आप नॉर्मल भाषा में पूछ सकते हैं कि भाई इस डेटा का एनालिसिस कर दो। आउटलुक में ईमेल लिखने या समराइज करने में मदद।
टीम्स में मीटिंग की रिकॉर्डिंग से नोट्स और एक्शन आइटम निकाल सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोपायलट इंटीग्रेट कर दिया गया है। जी, और गिटहब कोपायलट तो डेवलपर्स के लिए कोड लिखने में क्रांति ला रहा है। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा एआई स्टैक तैयार कर लिया है। हाँ, सबसे नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर अजोर, उसके ऊपर फाउंडेशन मॉडल्स ओपन एआई वाले, फिर उन पर बने टूल्स ऑफिस, विंडोज, गिटहब में कोपायलट और डिलीवरी मैकेनिज्म क्लाउड और डेस्कटॉप। उनकी स्ट्रैटेजी है एआई को अदृश्य बनाना, सहायक बनाना और हर जगह मौजूद बनाना। बिल्कुल, और वो सुरक्षित गति और जिम्मेदार एआई पर भी जोर दे रहे हैं। शायद वो पुराने एंटी ट्रस्ट वाले अनुभवों से कुछ सीखा है उन्होंने। हो सकता है, और इसका असर अब असल दुनिया में दिख रहा है। हाँ, शिक्षा में टीम्स फॉर एजुकेशन, रीडिंग प्रोग्रेस जैसे टूल्स, हेल्थ केयर में भारत में एआई रेडियोलॉजी की बात हो या फिलीपींस में क्लाउड पर चलने वाले अस्पताल। कृषि में भी किसानों की मदद, छोटे बिजनेस के लिए पावरफुल टूल्स, साइबर सिक्योरिटी में एआई का इस्तेमाल और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, जैसे वो सीइंग एआई ऐप है जो दृष्टिबाधित लोगों को दुनिया समझने में मदद करता है। तो जैसा कि स्रोत में कहा गया है, माइक्रोसॉफ्ट अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। नहीं, ये आधुनिक सभ्यता के बुनियादी ढांचा का हिस्सा बन गई है। शिपिंग कंपनियां, एयरलाइंस, बैंक, सरकारें, हर कोई किसी न किसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, विरासत और सबक। आज माइक्रोसॉफ्ट की स्थिति क्या है? मार्केट कैप 3.8 ट्रिलियन से ज्यादा, रेवेन्यू 250 बिलियन सालाना के पार, दुनिया भर में 2,25,000 से ज्यादा कर्मचारी, 1.5 अरब से ज्यादा लोग रोज उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और एआई में तो वो लीडर हैं ही। ये आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन शायद माइक्रोसॉफ्ट की असली विरासत, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, वो दूसरों को सशक्त बनाने में है। हाँ, वो ऐसे टूल्स बनाते हैं जो बैकग्राउंड में रहकर लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद करते हैं। ये शायद बहुत ग्लैमरस ना हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये उस शुरुआती विजन का ही विस्तार है। हार्ड डेस्क पर और हर घर में एक कंप्यूटर, बस अब वो डेस्क क्लाउड में है और कंप्यूटर एआई से लेस है। इस पूरी यात्रा को अगर देखें, गेट्स और एलन का गैराज से शुरू करना, विंडोज का दुनिया पर छा जाना, फिर वो एंटी ट्रस्ट का मुश्किल दौर, और फिर नडेला के नेतृत्व में ये शानदार वापसी, कल्चर, क्लाउड और एआई के दम पर। तो कुछ सबक बहुत साफ नजर आते हैं, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट की कहानी से निकले ठोस सबक हैं। पहला, सही अवसर पहचानो। जैसे गेट्स और एलन ने पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत को तब पहचाना जब बड़ी कंपनियां हार्डवेयर पर फोकस कर रही थीं। दूसरा, प्लेटफॉर्म बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। विंडोज और बाद में एज्योर की सफलता इसी में थी कि दूसरों को अपने ऊपर कुछ बनाने का मौका दिया। इकोसिस्टम की ताकत। तीसरा, और शायद नडेला युग का सबसे बड़ा सबक, संस्कृति रणनीति को खा जाती है। अंदरूनी बदलाव के बिना बाहरी सफलता टिक नहीं सकती। सीखने की संस्कृति ने इनोवेशन को फिर से जिंदा किया। चौथा, हार मत मानो। एंटी ट्रस्ट मुकदमा हो या मोबाइल में नाकामी, माइक्रोसॉफ्ट ने वापसी का रास्ता ढूंढा। गलतियों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वही आपका भविष्य तय करता है। पांचवा, बदलो वरना खत्म हो जाओ। पीसी युग से क्लाउड युग और अब एआई युग तक माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को सफलतापूर्वक बदला है। और छठा, दूसरों की जीत में अपनी जीत देखो। ओपन सोर्स को अपनाना, कॉम्पिटिटर्स के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट लाना, ये इसी सोच का नतीजा है। इन सब को जोड़े तो माइक्रोसॉफ्ट की कहानी ये दिखाती है कि असाधारण सफलता के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, समय के साथ ढलना, गलतियों से सीखना और एक स्पष्ट विजन के साथ लगातार मेहनत करना ये जरूरी है। और ये कहानी अभी भी बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये कहानी है लचीलेपन की, अनुकूलन की और उस शांत, लगभग अदृश्य शक्ति की जो लगातार हमारे भविष्य को आकार दे रही है, खासकर अब एआई के जरिए। और ये सोचना भी जरूरी है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार जो स्रोत से ही जुड़ा है। स्रोत कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे उपकरण बनाता है जो दूसरों को सशक्त करते हैं। आज जब एआई जैसी तकनीक उनके प्लेटफॉर्म के जरिए अरबों लोगों तक पहुंच रही है, तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस अपार शक्ति के साथ क्या जिम्मेदारी आती है। सिर्फ और ज्यादा इनोवेशन करने की नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी कि ये शक्ति वैश्विक समाज और व्यक्ति की क्षमता को बनाने में मदद करे, न कि बिगाड़ने में। बिल्कुल, इस पर विचार करना लाजमी है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।